कुछ समय पूर्व सुमेरतगढ़ में एक नया न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका एक मंत्री था जिसका नाम केशवनाथ था। उसी समय इस नगर में एक ज्योतिष प्रेमानंद रहते थे। वे अपनी ज्योतिष विद्या के बहुत माहिर थे और उन्हें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था। वे अक्सर जो कहते वो सच निकलता था। धीरे धीरे उनके चर्चे मंत्री केशवनाथ तक भी पहुँचे, तो उन्होंने अपने एक नौकर को आदेश दिया। सैनिक, जाओ पंडित प्रेमानंद को महल में बुलाकर लेकर आओ। उनसे कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जो आज्ञा मंत्री जी, मैं अभी ज्योतिष प्रेमानंद को बुलाकर लेकर आता हूँ। मंत्री का आदेश पाकर सैनिक ज्योतिष प्रेमानंद को बुलाने के लिए उनकी कुटिया जा पहुंचा और कहने लगा। पंडित जी, मंत्री जी का आदेश है कि आप उनसे मिलने के लिए महल चले। मैं आपको बुलाने आया हूँ। सैनिक, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अगर मंत्री जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें खुद मुझसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर सैनिक महल जा पहुंचा और ये संदेश मंत्री जी को दिया। तो मंत्री जी सोचने लगे। एक मामूली से आदमी की यह हिम्मत कि मेरे आदेश का पालन ना करे। मैं अभी जाकर उसकी खैर लेता हूँ। सोचकर मंत्री जी पंडित प्रेमानंद जी से मिलने उनकी कुटिया जा पहुँचे। तो पंडित जी ने उनका आदर करते हुए कहा। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हमने सुना है तुम ज्योतिष विद्या के बहुत महान और माहिर व्यक्ति हो। हम भी ये विद्या सीखना चाहते हैं। क्या तुम मुझे विद्या सिखा सकते हो? ये विद्या मैंने अपने पूर्वजों से सीखी है। अगर आप भी ये विद्या सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए आपको मेरे घर पर आना होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं पहले तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। केशवनाथ ने पंडित जी से कई सवाल पूछे। इसके उत्तर पंडित जी ने बिल्कुल ठीक दिए। मंत्री केशवनाथ उससे बड़ा ही प्रभावित हुआ और फिर वो प्रतिदिन प्रेमानंद के घर जाता और ज्योतिष विद्या का ज्ञान सीखता। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मंत्री विद्या सीख चुका था और उसके कही हुई बातें भी बिल्कुल सच निकलने लगी थी। एक दिन मंत्री पंडित प्रेमानंद के बारे में ज्योतिष देखने लगा तो उसे कुछ दुर्घटना मालूम हुई। पंडित जी, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए बहुत अशुभ है। इतने दिन तक तुम घर से बाहर मत निकलना। तुमने मेरी ज्योतिषी निकाली है तो वो अवश्य ही सच होगी। ठीक है, मैं 10 दिन तक घर में ही रहूंगा। तुम अपना ध्यान रखना। अब हम 10 दिन बाद ही मिलेंगे। ठीक है, तुम जाओ। आशा है जान तो सलामत ही रहेगी। आगे ईश्वर की इच्छा। फिर पंडित प्रेमानंद घर का दरवाजा बंद करके घर में ही रहने लगे। एक एक करके 9 दिन बीत चुके थे। फिर 10वां दिन भी आ गया। 9 दिन तो बीत चुके हैं। अशुभ घड़ियां मेरे जीवन से जा चुकी है। मंत्री केशव मेरे अच्छे दोस्त हैं। वो अक्सर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ जाते हैं। आज मुझे उनसे जाकर मिलना चाहिए। मैं एक बार भी उनके पास नहीं गया। ये सोचकर पंडित जी मंत्री जी से मिलने के लिए उनके महल की ओर निकल पड़े। मंत्री जी से मिलने की खुशी में वो ये भूल गए थे कि 10वां दिन अभी भी बाकी ही है। वो चलते चलते एक जंगल को पार करने लगे और चलते चलते वो जंगल का रास्ता भटक गए। मैं तो बुरी तरह इस जंगल में फंस गया हूँ। ना तो यहाँ कोई मनुष्य दिखाई देता है और ना ही जानवर। क्यों ना सामने बनी इस गुफा में जाकर थोड़ी देर आराम कर लूं। ये सोचकर पंडित जी गुफा के अंदर गए। वहाँ पर बड़े बड़े बक्से, संदूकें इत्यादि रखे हुए थे। पंडित जी ने उन्हें खोल कर देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या? ये तो हीरे मोती जवाहरात है, वो भी इतने सारे। क्यों ना मैं अपने मित्र मंत्री केशवनाथ को इसके बारे में बताऊं, क्योंकि इतनी सारी दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। पंडित जी दौड़ते भागते किसी प्रकार से मंत्री केशवनाथ के महल जा पहुँचे। केशवनाथ ने पंडित जी को अपने सामने देखा तो वो हैरान होकर बोल पड़े। अरे पंडित जी, आपने क्यों तकलीफ की? वैसे भी अभी 10वां दिन पूरा नहीं हुआ है। हाँ, मुझे मालूम है कि आज 10वां दिन है और बाकी के 9 दिन की तरह ये दिन भी बीत जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। इसके बाद पंडित जी ने खजाने की सारी बात मंत्री जी को बता दी और मंत्री जी के साथ खजाने की गुफा में जा पहुँचे।
पंडित जी, आपने तो बिल्कुल सही कहा था। इतना सारा खजाना देखकर तो मेरी आंखें फटी ही रह गई। इतनी दौलत का भला मैं क्या करूंगा, आप ही ये खजाना रख ले। हाँ, अगर आपका दिल चाहे तो उसमें से थोड़ा मुझे दे देना। कहीं ऐसा ना हो कि पंडित इस खजाने के बारे में किसी और से कह दे, फिर बात महाराज तक पहुंच जाएगी और वो इस पर कब्जा कर लेंगे। फिर तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों ना पंडित जी का काम तमाम कर दिया जाए। ये सोचते ही केशवनाथ ने अपनी तलवार निकाल ली और पंडित जी पर वार करना चाहा। क्या हुआ केशवनाथ, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? हाँ, भूल तो तुमसे हुई है कि इतनी बड़ी खजाने की बारे में तुमने मुझे बता दिया। अब मुझे डर है अगर तुमने ये बात किसी और से कही तो खजाना मेरे हाथ से चला जाएगा। इसीलिए तुम्हारी जुबान बंद करना बहुत जरूरी है। केशवनाथ, मैं अपनी पत्नी की कसम खाकर कहता हूँ कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे पता है तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठी कसम खा रहे हो। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम चाहे जो कह लो पंडित जी, लेकिन मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी जान लेना ही चाहते हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। कहो, क्या इच्छा है? मेरी पत्नी मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। उसे ये कभी मत बताना कि मेरी मौत हो चुकी है। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ये कहकर केशवनाथ ने पंडित प्रेमानंद को मौत के घाट उतार दिया और रातों रात खजाना अपने घर उठा ले गया। उसने अपने राज कारीगरों को उस गुफा को तोड़कर एक शानदार महल बनाने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद पंडित प्रेमानंद की पत्नी केशवनाथ के महल आई और कहने लगी, मंत्री जी, आपने तो कहा था कि पंडित जी जल्द ही विदेश से वापस आ जाएंगे। अब तो हमारा पुत्र भी 2 वर्ष का हो गया है, किंतु पंडित जी अभी भी नहीं लौटे। मंत्री जी, आपने तो कहा था कि पंडित जी जल्द ही विदेश से वापस आ जाएंगे। अब तो हमारा पुत्र भी 2 वर्ष का हो गया है, किंतु पंडित जी अभी भी नहीं लौटे। वो विदेश गए हैं, किसी दूसरे नगर नहीं जो 1 या 2 वर्ष में लौट आए। विदेश से लौटने में 8 से 10 वर्ष लग जाते हैं। तुम अपने घर लौट जाओ और दोबारा उनका हाल चाल मत पूछने आना। पंडित प्रेमानंद की पत्नी जब भी पंडित जी के बारे में कुछ भी पूछने महल जाती तो उसे डांट फटकार कर भगा दिया जाता। धीरे धीरे पंडित जी का बेटा बड़ा हो गया। उसका नाम चंद्रशेखर था। वो बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन उसे अपने घर पर एक पुरानी किताब मिली तो उसने अपनी माँ से उस किताब के बारे में पूछा। माँ, ये इतनी पुरानी, वो मोटी किताब उस संदूक में रखी हुई थी। क्या पिताजी इसी पुस्तक से अध्ययन करते थे? बेटा, ये एक तपस्वी ऋषि की दी हुई किताब है। तुम्हारे पिता ने इसे पढ़कर ही ज्योतिषी सीखी थी। माँ, मैं भी इसे पढ़कर ज्योतिषी सीखना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो कर सकते हो। चंद्रशेखर ने उस पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया और योग विद्या भी सीखी। कुछ ही दिनों में चंद्रशेखर भी ज्योतिष बन गया और भूत व भविष्य की बातें जानने लगा। माँ, इस पुस्तक में मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ज्योतिषी विद्या से मुझे एक सच्चाई भी पता चली है। माँ, मेरे पिता कहीं भी विदेश नहीं गए हैं। अब वे इस संसार में नहीं हैं। उनकी अस्थियां आज भी वहाँ पड़ी है जहाँ पर मंत्री केशवनाथ का महल है। उन्होंने ही मेरे पिताजी को मारा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस निर्लज मंत्री ने हमें धोखा दिया है। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अपने पिता की मौत का बदला अवश्य लूंगा। चंद्रशेखर ने कोई गुप्त योजना बनाई और मंत्री केशवनाथ के महल जा पहुंचा तो उसे एक सैनिक दिखा। ए युवक, तुम इस प्रकार अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? क्या काम है तुम्हें? मुझे इस बाग से लाल कनेर का फूल चाहिए। तुझे पता भी है कि ये मंत्री जी का बगीचा है और तुझे कनेर के फूल चाहिए। चल भाग जा यहाँ से। तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। कल जिस सांप को तूने मारा था उसकी मादा तुझे डसने के लिए छिपी बैठी है। सैनिक ने इधर उधर देखा तो सच में एक मादा सांप झाड़ी में छुपी बैठी थी और वो सोचने लगा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कल एक सांप को मारा था और उसकी मादा यहाँ छुपी बैठी है? तुम मुझसे सवाल जवाब मत करो। लाल फूल देना है तो दो, वरना मैं चलता हूँ।
रुको, मैं भी तुम्हारे लिए फूल लेकर आता हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी और को मत बताना, वरना मंत्री केशवनाथ मेरी खाल खिंचवा देंगे। मंत्री केशवनाथ का नाम सुनकर चंद्रशेखर आग बबूला हो गया। सैनिक कनेर का फूल लेने के लिए जा रहा था, तभी उसे मंत्री केशवनाथ मिला। उसने सैनिक से चंद्रशेखर के बारे में पूछा तो सैनिक ने उसे सब सच सच बता दिया, तो मंत्री भी आश्चर्य में पड़ गया। लड़के, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कौन हो? मेरा नाम चंद्रशेखर है और मेरे पिता का नाम पंडित प्रेमानंद है। पंडित प्रेमानंद? मैं उन्हें जानता हूँ, बड़े ही नेक आदमी है वो। मैंने उन्हें एक काम से विदेश भेजा हुआ है। आप गलत कहते हैं, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें एक निर्दय आदमी ने धन के लालच में मार डाला है। अब मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता हूँ। लगता है इस लड़के को सब कुछ मालूम है। अगर इसे सब मालूम है तो ये मुझसे बदला अवश्य लेगा। किसी तरह धोखे से इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम बाग में क्या लेने आए थे? मुझे कनेर का लाल फूल चाहिए था, जो सिर्फ इसी बाग में होता है। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कनेर का फूल तोड़कर लेकर आता हूँ। इतना कहकर केशवनाथ वहाँ से चला गया और अपने सैनिक को बुलाकर उसे कहने लगा, वो जो लड़का बाग में खड़ा हुआ है, तुम उसे बहला फुसलाकर धोखे से किसी तरह से तहखाने में ले जाओ और वहाँ पर बंद कर दो, ताकि वो वहीं पर भूखा प्यासा मर जाए। इसके बदले जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। सैनिक चंद्रशेखर को बहला फुसलाकर तहखाना ले आया तो चंद्रशेखर ने सैनिक से कहा, सैनिक, तू ये क्या कर रहा है? केशवनाथ तेरे मन की इच्छा कभी पूरा नहीं करेगा। वो झूठा आदमी है। अगर तूने मुझे मारा तो केशवनाथ तुझे भी नहीं छोड़ेगा। तुझे कैसे पता कि मेरे मन में क्या इच्छा है? मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम सेनापति का पद पाना चाहते हो। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरे मन में ये चल रहा है? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम मंत्री केशवनाथ को ये मत बताना कि तुमने मुझे तहखाने से रिहा कर दिया है। सैनिक ने चुपके से चंद्रशेखर को तहखाने से बाहर निकाल दिया और इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं किया। उसी रात राजा ने एक स्वप्न देखा, किंतु सुबह होते ही वो भूल चुके थे कि उन्होंने क्या सपना देखा है। समस्त दरबारी साधु संत व मंत्रियों, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आज रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा, किंतु अब मुझे याद नहीं आ रहा वो स्वप्न क्या था और उसका मतलब क्या था। यद्यपि उसके बारे में कोई ऋषि मुनि या मंत्री बता दे तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। जब सभी दरबारी, ऋषि मुनि, वो मंत्री कोई भी राजा के स्वप्न के बारे में नहीं बता सका तो राजा क्रोधित हो गए। मंत्री केशवनाथ, तुम तो ज्योतिष के ज्ञाता हो, क्या तुम भी मेरे सपने के बारे में नहीं बता सकते? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, किंतु आपके सपने के बारे में बताना नामुमकिन है। केशवनाथ, अगर तुम एक सप्ताह के अंदर मेरे सपने के बारे में ना बता सके तो तुम मंत्री पद में रहने लायक नहीं हो। मैं तुम्हें मंत्री पद से हटा दूंगा और तुम्हें देश निकाला भी दे दूंगा। अगर मैंने महाराज के सपने के बारे में नहीं बताया तो वो मुझे देश निकाला दे देंगे। फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा महल भी तो इसी देश में है। मैंने नाहक ही पंडित प्रेमानंद के लड़के को मरवा दिया। वो अगर आज जिंदा होता तो जरूर राजा के स्वप्न के बारे में बता देता। जाकर सैनिक से उसकी खोज खबर लेता हूँ। ये सोचकर वो सैनिक के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा, बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें एक लड़के को तहखाने में डालने को कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे हाथों से बच निकला होगा। नहीं हुजूर, मैंने उसे तहखाने में बंद कर दिया था। मुझे सच सच बताना, वरना मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। मंत्री जी, सच बात तो ये है कि वो लड़का जिंदा है। जल्दी जाओ और उस लड़के को बुलाकर महल लेकर आओ। अगले दिन जब और सभा लगी तो मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मेरा एक शिष्य है जो इस सपने के बारे में बता सकता है। जल्दी जाओ और उस शिष्य को बुलाकर लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर सैनिक चंद्रशेखर को बुलाने चल पड़े, लेकिन कुछ समय बाद सैनिक अकेले ही वापस आए और कहने लगे, महाराज चंद्रशेखर कहते हैं कि उसे कोई सवारी पसंद नहीं आई है। वो केवल मंत्री केशवनाथ के साथ ही महल जाएंगे।
मंत्री जी जल्दी जाओ और जैसे वो शिष्य कहे उसी के अनुसार उसे लेकर आओ। मंत्री को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन मरता क्या ना करता। वो चंद्रशेखर को बुलाने उसके घर चल पड़ा तो चंद्रशेखर उसे चाबुक से मारते हुए महल पहुंचा। देखो देखो सभी देखो, मैं अपने पिता के हत्यारे के साथ क्या सुलूक कर रहा हूँ। देखो देखो। चंद्रशेखर तुम ये बताओ कि मंत्री जी ने तुम्हारे पिता के साथ क्या किया है जो तुम मंत्री के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? महाराज, इसने मेरे निर्दोष पिता की हत्या की है। महाराज ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसके पिता को एक काम से दूसरे शहर भेजा हुआ है। नहीं महाराज, मेरे पिता की हड्डियां का कंकाल आज भी जंगल के महल के नीचे दबा हुआ है। ठीक है, मैं इस बात की छानबीन करवाऊंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि मैंने क्या सपना देखा और उस सपने का मतलब क्या है? महाराज, आपने देखा कि आसमान से एक उड़ता हुआ पक्षी आया और उसकी चोंच में अंगूर का एक गुच्छा था। उस गुच्छे में 5 अंगूर थे। उसने आपकी हथेली पर वो अंगूर का गुच्छा रखा और उड़ गया। हाँ, किंतु सपना इससे बड़ा था। महाराज, इसके आगे आपने देखा कि एक कौवा आया और वो गुच्छा लेकर उड़ गया। हाँ, यही सपना है, किंतु इस सपने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ आपके सामने ही मौजूद है। महाराज, मेरे पिता प्रेमानंद को जंगल की गुफा में संदूकों से भरे जवाहरात मिले थे। मेरे पिता ने इस बात की जानकारी मंत्री जी को दी तो मंत्री जी ने लालच में आकर मेरे पिताजी की हत्या करवा दी ताकि वो खजाने की बात किसी और को कानो कान बता ना सके, और जो कि खजाना राज खजाने में जाना चाहिए था वो इस मंत्री के कब्जे में है। बंदी बना लो इस दुष्ट मंत्री को और इसके महल की तलाशी ली जाए। मंत्री ने राजा से बहुत माफी मांगी, किंतु राजा ने उसकी एक ना सुनी और उसे 14 वर्ष के लिए कारागार में डलवा दिया। राजा के आदेश पर मंत्री के महल की खुदाई की गई और वहाँ पर पंडित प्रेमानंद के कंकाल के अंश भी प्राप्त हुए और खजाने से भरे वो बक्से भी प्राप्त किए गए। चंद्रशेखर, मैं तुम्हारी ज्योतिषी विद्या और तुम्हारे गुणों से बहुत प्रभावित हुआ। एक मंत्री बनने के लिए तुम्हारे अंदर सभी गुण हैं। मैं तुम्हें महल में मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। आपकी जो इच्छा महाराज। आपका बहुत बहुत आभार। अपने पिता के हत्यारे को सजा दिलवाकर व खुद को मंत्री पद के स्थान पर पाकर चंद्रशेखर व उसकी मां बहुत प्रसन्न थे।